नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। देश में चुनावी युद्ध के बादल मंडराने लगे थे, पाले खिंच रहे थे। चुनावी महाभारत के योद्धाओं ने एक दूसरे पर शुरुआती हमले शुरू कर दिए थे। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। 1 साल के लिए मनरेगा को चलाते हो तो उसमें 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दे दिया। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? মনে রাখবেন, নির্বাচনে জেতার জন্য সবাইকে জেলে পুরছেন, আমাদের সবাই চোর আর আপনারা সাধু। चुनावी नगाड़े की धमक का दरबार तक पहुंचना लाजिमी था। धृतराष्ट्र आर्यावर्त के इस मेगा उत्सव की हर खबर जानने को बेचैन थे, सज धज कर दरबार में पहुंचे थे। आज धृतराष्ट्र ने खास तौर से सभी दरबारियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया था। सब समय से पहले पहुंच गए थे, बस एक व्यक्ति संजय अनुपस्थित थे। संजय की इस अनुपस्थिति से धृतराष्ट्र थोड़ा चिंतित हुए। इससे पहले कि वो अपने गुप्तचरों को उनकी खबर लेने को दौड़ाते, संजय स्वयं भागते भागते दरबार में दाखिल हुए। धृतराष्ट्र ने भुकुटियां तानते हुए पूछा, इतना विलंब क्यों? संजय हाँफते हुए बोले, महाराज, आर्यावर्त में चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर नेता अपना अपना परिवार समेट रहा है, उसी की खबर लाने में विलंब हुआ। ऊपर से हस्तिनापुर का जाम। परिवार की बात सुनकर धृतराष्ट्र को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शंकालु निगाहों से पूछा, इतना दिन हुए डंकापति को आर्यावर्त के सिंहासन पर बैठे, अभी तक यहाँ परिवारवाद जिंदा है? जहां तक मुझे पता है उनका तो कोई परिवार भी नहीं है। दरबार में लगे प्यूरिफायर की शुद्ध हवा में दम लेते हुए संजय बोले, यह कलयुग का परिवार है महाराज। धृतराष्ट्र को लगा कि संजय डंकापति के निजी जीवन में ताक झांक सॉरी शक्तिमान अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिट्टी मानवता की आशा है ये, सृष्टि की शक्ति का वरदान है ये, अवतार नहीं है ये इंसान है। थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। शक्तिमान का शो तो खत्म हुआ, लेकिन संजय अभी भी उसी वाइब्स में खोए हुए थे। तब धृतराष्ट्र ने संजय को झिझोड़ते हुए कहा, शक्तिमान गया, तुम होश में आओ और अपनी बात पूरी करो। संजय के फाख्ता होश ठिकाने आ लगे। उन्होंने फिर से आर्यावर्त का सूरत हाल बताना शुरू किया। डंकापति को लगता है कि मीडिया उनकी बात ही नहीं करता। बताइए, कितना बड़ा आरोप है ये इस देश के मीडिया के ऊपर। मेरे तेलंगाना के भाई बहन, हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती है, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। दूसरी तरफ डंकापति के दैनंदिन आयोजन होते हैं, जिन्हें दिखा दिखाकर इस देश का मीडिया इस देश की जनता को भूत बनाए दे रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। दोपहर 12 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 2 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम के 4 बजे, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 9 बजे, रात 10 बजे,
संजय जारी रहे, यह तो सिर्फ एक दिन और एक चैनल का हिसाब है। टंकापति को फिर भी शिकायत है। यह सुनकर तो यही लगता है कि इन चैनलों की सेवा में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और चैनलों से जब मन भर जाता है तब डंकापति दूसरी महफिल में मन बहलाने चले जाते हैं। इन्हें जमकर दान दक्षिणा और अवार्ड से नवाजते हैं। खिताब ऐसे ऐसे कि बड़े बड़ों की जुबान चटक जाए। द डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर ऑफ द ईयर, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर, बेस्ट नैनो क्रिएटर। यकीन मानिए महाराज, ये सभी अवार्ड्स के नाम हैं जो डंकापति ने अपने चेलों को दिए। सिर्फ बेस्ट प्रोटॉन क्रिएटर, बेस्ट न्यूट्रॉन क्रिएटर और बेस्ट इलेक्ट्रॉन क्रिएटर के अवार्ड देने से रह गए। धृतराष्ट्र लगभग चुनहराई अवस्था में सब सुन रहे थे। कुछ बोलना चाहते थे लेकिन चुप ही रहे। तब संजय ने मार्के की बात कही, इन भारी भरकम नामों से जमीन पर कुछ नहीं बदलता महाराज, क्योंकि जमीन पर इन भारी भरकम नामों से जुड़ने की शर्त एक ही है, भक्ति, समर्पण और जी हुजूरी। संजय जारी थे। नाम चाहे कितने भी विचित्र और भारी लगें, लेकिन इनके किरदार बहुत कमजोर हैं। रीढ़ बहुत लचीली है। दुनिया क्या से क्या हो गई, विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया। एक कोशिका से भेड़, गाय, सूअर और बंदर तक बनाए जा रहे हैं। यह जानकारी सुनकर धृतराष्ट्र को मजा आ गया। वो और चैतन्य होकर सुनने लगे। ये सब बन रहा है। संजय बोले, अब तो ये भी खबरें हैं कि दुनिया में उन जीवों को फिर से वापस जिंदा किया जा सकता है जो किसी कारणवश इस धरती से विलुप्त हो गए, जैसे डोडो पक्षी या फिर तस्मानियन टाइगर आदि। इतना ही नहीं महाराज, विज्ञान की तरक्की वहां तक पहुंच गई है जहां यह भी मुमकिन है। We wanted to really replicate what we see within the natural human body and try to create these tubules that are about the same size as what we see in the actual testicle. About the same size as what we see in the actual testicle. जी हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना। विज्ञान तरक्की के उस मुकाम पर है जहां फुल फ्लेजेड, फुल्ली फंक्शनल अंडकोश तक बनाया जा रहा है। लेकिन अफसोस की एक अदद सीधी रीढ़ रखने वाली दवा कोई खोज नहीं पा रहा। आर्यावर्त के खबरिया चैनलों के सूरमाओं की यही सबसे बड़ी बीमारी है, जिसे दूर कर पाना संभव नहीं दिखता। हमेशा इनकी पीठ एक दिशा में लपी रहती है। इसीलिए न्यूज़ लॉन्ड्री वाले कहते हैं, खबरों पर खर्च कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। धृतराष्ट्र गरजते हुए बोले, संजय तुम अश्लील हो गए हो। दरबार सहम गया, दरबारी कांपने लगे। तब संजय ने साहस बटोर कर दबे स्वर में कहा, गुस्ताखी माफ महाराज, लेकिन ये जो अंडकोश प्रयोगशाला में बना है, इससे आने वाले वक्त में बहुत सी बीमारियों और इंसानी समस्याओं का इलाज संभव होगा। ये सारी वैज्ञानिक तरक्की आप जैसे दिग्विजयी दरियादिल राजाओं की आर्थिक मदद और शोध समर्थन से ही संभव हुई है। इसमें अश्लीलता कहाँ है महाराज? अंडकोश के विकास में अपने योगदान की जानकारी पाकर धृतराष्ट्र का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वो बोले, 400 पार का क्या मामला है? संजय बोले, जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वैसा ही कुछ मामला है महाराज। धृतराष्ट्र बोले, मतलब? संजय बोले, मतलब ये कि डंकापति सामने से दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। और अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार। और दूसरी तरफ वो हर दिन किसी न किसी को अपने पाले में लाने के लिए गठबंधन का दायरा बढ़ाने की जुगत में लगे हुए हैं। एनडीए में ऑफिशियल तरीके से दोनों जनसेना और टीडीपी का प्रवेश हो चुका है। जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसके बारे में पोस्ट किया है एक्स पे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बड़ी जानकारी दी है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बताया कि उनकी पार्टी अब एनडीए में शामिल होगी। विशेष परिस्थितियों के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। Going across to Tripura, where the former Royals Party Tripura Mota has backed the BJP government. The Tripura Mota is all set to join the government. Remember, it is the second largest party at this moment in Tripura. लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी है। इस बीच ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के भी बीजेपी संग जाने की खबरें हैं। धृतराष्ट्र को बात थोड़ा समझ आ गई, यानी 400 भी जुमला ही है।
संजय बोले, जी महाराज, और जहां कुछ पकड़ में नहीं आ रहा वहां डंकापति की एक पकड़ुआ टीम पहुंच जाती है। जैसे बंगाल में छापा विधि का इस्तेमाल कर तापस राय साफ सुथरे भाजपाई बन गए। 2 months later. संजय जारी रहे, किसी विपक्ष के नेता के ऊपर भ्रष्टाचार की वजह से छापा मारो और जब वह भाजपा में शामिल हो जाए तो फिर मोदी के परिवार का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद कोई जांच नहीं, कोई भ्रष्टाचार का लांछन भी नहीं। यही कलयुग का परिवार है महाराज। धृतराष्ट्र को लगा कि आर्यावर्त की प्रदूषित हवा से संजय का दिमाग फिर गया है, इसलिए उन्होंने सभा स्थगित की और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। काफी दिनों से मैं इस ऊहापोह में था कि टिप्पणी का एक लोकप्रिय हिस्सा बंद करना पड़ेगा। इस सेगमेंट का नाम था इतिहास का अंड बंड संस्करण। बहुत दिनों से इसका कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से रणदीप हुड्डा का आगमन हुआ। इनकी एक फिल्म आई है, स्वतंत्र वीर सावरकर। अब फिल्म आई है तो फिल्म का प्रचार प्रसार भी जरूरी है। यहां तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन रणदीप बाबू को मुगालता हो गया। उन्हें लगा कि फिल्म बनाने से ही कोई इतिहासकार और जानकार भी बन जाता है। हुड्डा जी ने न्यूज़ 24 पर चाय वाला एक इंटरव्यू दिया। न जाने उन्हें कौन सी अफीम वाली चाय पिलाई गई कि रणदीप हुड्डा ने ऐसे ऐसे दावे कर डाले जिन्हें करने से पहले हिंदू महासभा वाले भी कई बार सोचते हैं। मसलन हुड्डा का कहना है कि उनके स्कूलों में सावरकर का किताबों में कोई जिक्र ही नहीं था। स्कूलों में क्या कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं उनका जिक्र नहीं है, कहीं कोई काला पानी में क्या क्या हुआ, क्यों उनको वहां भेजा गया। यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि रणदीप किस बोर्ड और किस कक्षा में इतिहास की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें यह बात पता ही नहीं कि वह व्यक्ति गांधी की हत्या का आरोपी भी बना। वह अंग्रेज सरकार से 60 रुपए प्रति महीने की पेंशन भी उठाता रहा। खैर, उसी वीर पर हमारे महान इतिहासविद रणदीप हुड्डा का अगला दावा और भी क्रांतिकारी है। इनके मुताबिक हमारे देश में जो सशस्त्र क्रांति हुई थी उसका तो हमारे इतिहास में कोई जिक्र ही नहीं है। हमेशा यही बताया गया कि हमें आज़ादी अहिंसा से मिली। उसमें 2-3 लोगों के अलावा किसी और का कोई योगदान ही नहीं था। एक सशस्त्र क्रांति भी एक हमारे देश में थी, उसका कोई जिक्र ही नहीं था। हमेशा यही बताया गया था कि अहिंसा से हमें आज़ादी मिली है और किसी का कोई योगदान नहीं है, 2-3 लोगों ने ही हमको मिलकर आज़ादी दिला दी। हालांकि यह सब पढ़ने लिखने वालों के विषय हैं। अकेले भगत सिंह, सुभाष बाबू पर इतना साहित्य है कि कई लाइब्रेरियां भर जाएंगी, पर जब फिल्म प्रमोट करने की बात हो तो सच्चाई से नाता कम ही रहता है। उन्होंने ऐसे कई हॉट टेक यानी फड़फड़ाते बयान अपने इस इंटरव्यू में दिए जिसे एंकर ने 32 निपोरते हुए ऐसे ही पास कर दिया, जैसे ये वाला। माफी मांगते थे ये तो। माफी सावरकर जी ने कभी माफी नहीं मांगी। कोई माफी वीर जो उनके जाने, सावरकर जी माफी वीर नहीं थे। कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो थ्रेट नहीं थे। हम हिंदुस्तान का नक्शा अलग होता और हिंदुस्तान का फ्यूचर अलग होता। नक्शा अलग होता मतलब अखंड भारत की बात करते थे वो। आखिर तक वो लड़ते रहे कि भारत टूटे नहीं। और जब इस महान इतिहासकार ने इतना सब कुछ बता ही दिया था, तब वो बापू को गरियाने के राष्ट्रीय कर्तव्य से वंचित कैसे रहता? क्या गांधी जी की वजह से आजादी 35 साल देर से मिली? बिल्कुल। गांधी जी ने और बहुत सारे कांग्रेस के लीडरों ने आमरण अनशन किया, कोई मरा नहीं। अब यहाँ पर कुछ तथ्य लगे हाथ साफ कर लीजिए, वरना रणदीप हुड्डा जैसे व्हाट्सएपीय इतिहासकारों के चक्कर में इहलोक और परलोक दोनों खराब हो जाएगा। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। इस महान इतिहासकार की बात को अगर हम मान लें तो भारत 1912 में कायदे से आज़ाद हो गया होता। यानी इस आदमी का इतिहास और गणित दोनों खराब है। असल में बहुत आसान है गांधी को जब मन करे गालियां दे लेना, क्योंकि आज गांधी भी नहीं है और लोगों के पास बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट है। आज की तारीख में इस देश का सबसे बढ़िया टाइम पास यही है। लगे हाथ थोड़ी सी बात इस कार्यक्रम के एंकर मानक गुप्ता की भी कर लेते हैं। कह सकते हैं कि यह राम मिलाई जोड़ी थी, विद्वान इतिहासकार हुड्डा कहते हैं। उनका ये मानना था कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके यहाँ जेल में सड़ने से क्या होगा। 50 साल की आपको उम्र कैद दी गई हो, आपको 50 साल जेल में रहना हो, तो आप वहाँ पे बस जाके
हार जाएंगे कि भाई ठीक है मैं जेल में हूँ। उन्होंने पूरी कोशिश की हर तरीके से कि यहाँ से मैं कैसे निकलूँ और जाके अपने स्वतंत्रता संग्राम में और अपने देश के लिए कल्चरली सोशली मैं क्या करूँ। और विद्वान इतिहासकार की बात में हुड़क चिल्लू मानक गुप्ता अपनी नाक घुसेड़ते हुए बात को पूरी करते हैं। आजादी की लड़ाई में योगदान दे सकूं, इसलिए उन्होंने बाहर आने की कोशिश की। या वो कोई भी करेगा। यहाँ पर भी एक आध तथ्य साफ कर लीजिए। माफीनामे के बाद सावरकर 1920 में अंडमान से रत्नागिरी आ गए। वहां वो नजरबंद रहे। उनकी वापसी की शर्तों में था रत्नागिरी की सीमा में रहना, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना। 1937 में वो पूरी तरह से आजाद हुए। इन 17 सालों में सावरकर ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो भारत की आजादी से जुड़ा हो। इसके बाद भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो भारत की आजादी से जुड़ा हो। इस दौरान वो अंग्रेजों की सेवा करते रहे। हिंदू महासभा अंग्रेजों के इशारे पर गठित हुई। सावरकर अंग्रेजों से पेंशन उठाते रहे। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में हिंदुओं की भर्ती का अभियान चलाया। 1942 के आंदोलन से हिंदुओं को दूर रहने और अंग्रेजों का साथ देने का अभियान चलाया और फिर 1948 में गांधी जी की हत्या के अभियुक्त बने। मानक गुप्ता जैसे घामड़ एंकर इतनी बेसिक तैयारी भी एक इंटरव्यू के लिए नहीं करते। अब थोड़ी कड़वी बात, गांधी आपकी चवन्नी छाप फिल्म और अठन्नी भर कमाई का मोहरा नहीं बन सकते। गांधी आपके छिछोरे इतिहास ज्ञान का मोहरा भी नहीं बन सकते। मैं ये नहीं कहता कि गांधी की आलोचना नहीं हो सकती, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं शायद थोड़ा तल्ख हो रहा हूं। अगर गांधी जी की दी गई सीख के आधार पर बात करूं तो मैं कहूंगा कि किसी को बड़ा बताने के लिए दूसरे को छोटा बताना गलत है। यह नफरत और घृणा से पैदा होता है। अपने किरदार को ऊंचा करने की बजाय दूसरे के किरदार को नीचा गिराने से कोई बड़ा नहीं बनता, खासकर उन नेताओं को जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के हीरो हैं। हुड्डा जी को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि इतनी बार गांधी ने आमरण अनशन किया लेकिन कोई मरा क्यों नहीं। मरा नहीं इसलिए कुछ तो गड़बड़ है उनके सत्याग्रह में। गांधी जी ने और बहुत सारे कांग्रेस के लीडरों ने आमरण अनशन किया, कोई मरा नहीं। अब इसका उत्तर तो यही हो सकता है कि मरे तो अंडमान में सावरकर भी नहीं, जहां जाना मौत की गारंटी माना जाता था। सावरकर और उनके भाई ही अपवाद स्वरूप अंडमान से वापस आए थे। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द मूक नायक से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी हम भी मोदी के परिवार से हैं कि तख्ती लेकर गुरुवार को शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में कल प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार कह दिया था। आज उसी परिवार के 6800 सदस्य यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ये वही साथ है जो 69,000 भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये एक बार फिर संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री उनके घर पहुँच गए हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, पुलिस और आपसी नोकझोंक चल रही है। हमारी जगह पे समर समाज के बच्चे हमारी सीटों पे नौकरी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ सड़कों पे धरना कर रहे हैं। हम लोग अगर उनकी जगह होते 1 मिनट में निकाल देते। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।